दिव्या मैम की साइंस क्लास में कैसे हो आप सब लोग। पहला पाठ पूरा पढ़ लिया होगा आपने। अब पाठ 2 को ध्यान दीजिए बच्चों। पाठ का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पूरा कोर्स अपन ऑनलाइन कर सकें। और जिस तरह से आप मुझे वीडियोस में लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उससे बहुत उत्साहवर्धन होता है बच्चों। और इसी तरह से पढ़ाई में जुटे रहिए। तो लीजिए पाठ 2 को देखिए। आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षार के कारण होता है। यानी कि भोजन जो होता है, कभी हमें खट्टा लगता है, कभी कड़वा लगता है, तो वो अम्ल और क्षार के कारण होता है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे। बच्चों, क्या होता है, कई बार हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं या परिवार का कोई सदस्य शादी वगैरह में जाता है, ज़्यादा खाना खा लेता है, तो क्या हो जाता है, उसे हम कहते हैं एसिडिटी हो गई है। तो अगर किसी को एसिडिटी या अम्लता हो गई है तो हम उसको क्या उपाय करेंगे। क्या हम नींबू पानी देंगे, सिरका देंगे या बेकिंग सोडा का विलयन देंगे। तो बच्चों, उसमें ये ध्यान रखने की बात है कि उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म का ध्यान रखेंगे। आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। आपने अवश्य ही इसी जानकारी का उपयोग किया होगा। यानी कि आपको मालूम है अम्ल और क्षार एक दूसरे को निष्क्रिय कर देते हैं। याद कीजिए कि कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जांच की थी। आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। बच्चों, यहाँ से लेके अंडरलाइन कीजिए, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है तथा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। बच्चों, यह जो है, यह अम्लों का विशेष गुण होता है और ये अम्लों की परिभाषा भी होती है। जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है। अब यहाँ से भी अंडरलाइन करिए, क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है। क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है और यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। यह इन दोनों की परिभाषा भी हो गई कि अम्ल क्या करते हैं, अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं, जबकि क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला करते हैं। अम्ल खट्टे होते हैं, क्षार कड़वे होते हैं। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। बच्चों, यह लिटमस की परिभाषा है कि लिटमस किसे कहते हैं। यह एक प्राकृतिक सूचक होता है। सूचक मतलब बच्चों इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब सूचना देने वाला। जैसे बच्चों, हम रोड क्रॉस करते हैं तो 3 तरह की बत्तियां जलती हैं। जब लाल बत्ती जलती है तो हमें इंडिकेशन मिलता है, सूचना मिलती है कि हमें रुकना है। तो लाल बत्ती क्या है, एक सूचक है। इसी तरह से लिटमस भी क्या है, एक सूचक होता है। इसी प्रकार हल्दी, बच्चों हल्दी जो होती है यह भी एक ऐसा ही सूचक होता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। बच्चों, अगर किसी कपड़े पर हल्दी लग जाए और अगर हम उस पर साबुन रगड़ दें तो वह क्या होता है, भूरे और लाल रंग का वह निशान हो जाता है। लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वह फिर से पीले रंग का हो जाता है। अम्ल और क्षार की जांच के लिए आप सिंथेटिक यानी संश्लेषित सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन का भी उपयोग कर सकते हैं। बच्चों, इसका एक प्रश्न बनता है कि प्राकृतिक सूचक के नाम लिखिए और संश्लेषित यानी सिंथेटिक सूचक के नाम लिखिए। तो प्राकृतिक में आपको लिखना है लिटमस और हल्दी का नाम, जबकि संश्लेषित में लिखना है आपको मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन का नाम। प्रश्न आएगा कि 2 संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए। 1 नंबर का प्रश्न बनेगा, आपको लिखना है मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस अध्याय में हम अम्ल और क्षार की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल और क्षार कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली और उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं
लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है। रंजक मतलब बच्चों कलर, जो थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से निकलता है। लिटमस किस पौधे से निकलता है बच्चों? लिचेन या लाइकेन पौधे से निकाला जाता है और इसे सूचक की तरह उपयोग करते हैं। लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है और न क्षारकीय होता है तो यह बैंगनी रंग का होता है, यानी ओरिजिनल कलर इसका बैंगनी होता है। जब ये अम्लीय होता है और क्षारीय होता है तब इसका रंग बदल जाता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ हैं बच्चों, जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जेरानियम आदि कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियां किसी विलयन में अम्ल और क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं। तो बच्चों ये प्राकृतिक सूचकों के नाम हैं, लाल पत्ता गोभी, हल्दी इत्यादि, पेटूनिया। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक कहते हैं। अब प्रश्न, आपको 3 परख नलियां दी गई हैं, इनमें से एक में आश्रित जल एवं शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन और दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक परख नली में रखे हुए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे? तो बच्चों इसमें प्रश्न में ये बताना है कि एक ही हमारे पास लाल लिटमस पत्र है। अब इससे हमें पहचान करनी है कि तीनों परख नलियों में किसमें तो आश्रित जल यानी सिंपल जल है, किसमें तो क्षार विलयन है और किसमें अम्ल विलयन है। तो बच्चों लिटमस कैसा है? हमारे पास लाल है। तो हम ये जानते हैं कि लाल लिटमस पत्र यदि क्षार में डाला जाएगा तो वह नीला हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिटमस पत्र को किसी एक परख नली में डालेंगे। मान लीजिए उसमें आश्रित जल था तो उस लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलेगा। फिर उस लाल लिटमस को मान लीजिए हमने अम्लीय विलयन में डाल दिया तो अम्लीय विलयन में डालते ही उसका रंग नहीं बदलेगा, क्योंकि जो अम्ल होते हैं नीले लिटमस को लाल करते हैं और लिटमस ऑलरेडी लाल है। इसका मतलब लाल लिटमस के कलर में कोई चेंज नहीं हुआ तो उसमें अम्ल है। तीसरे में हम डाल के देखेंगे तो लाल लिटमस पत्र जहां नीला हो जाएगा वह क्षारीय विलयन है। तो इस तरह से हम परख नली में रखे गए पदार्थ की पहचान करेंगे। अब है 2.1 अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म समझना। 2.1.1 प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक। क्रियाकलाप 2.1 विज्ञान की प्रयोगशाला से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के नमूने एकत्रित कीजिए। बच्चों ये जो सारा पहला पॉइंट है इसमें प्रयोगशाला से कुछ अम्ल और कुछ क्षार इकट्ठे किए गए हैं। तो बच्चों हमारे पास अभी तो प्रयोगशाला है नहीं, तो स्कूल में ये तुम्हारी मैडम अगर प्रयोगशाला होगी तो वह सारे नमूने इकट्ठा करके यह प्रयोग करके दिखाएगी। तो बच्चों ऊपर दिए गए प्रत्येक विलयन की एक बूंद वाच ग्लास में बारी बारी से रखिए और सारणी 2.1 के अनुसार निम्न सूचकों से उसकी जांच कीजिए। तो बच्चों हमारे पास कुछ अम्ल हैं और कुछ क्षार हैं, तो उनको वॉच ग्लास में एक एक बूंद करके रखेंगे और उनकी जांच करेंगे। लाल लिटमस, नीले लिटमस, फिनोफ्थलीन और मेथिल ऑरेंज विलयन के साथ इनकी हम क्या करेंगे? टेस्टिंग, यानी कि इनकी पहचान करेंगे कि ये अम्ल और क्षार हैं तो ये कैसे काम करते हैं। तो बच्चों सारणी 2.1 देखिए, विलयन का नमूना, इसमें लाल लिटमस विलयन, नीला लिटमस विलयन, फिनोफ्थलीन और मेथिल ऑरेंज। इसमें सारे नमूनों के जो रिजल्ट आए, जैसे क्षार होगा तो वह क्षार लाल लिटमस को नीला कर देगा जबकि नीले को वो कुछ नहीं करेगा। इस तरह से जो रिजल्ट आएंगे वो लिखे जाएंगे। अब है रंग में परिवर्तन के द्वारा यह सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। तो बच्चों ये जो सारे सूचक थे ये रंग में परिवर्तन करके बताएंगे हमें कि यह क्षार थे या अम्ल थे। अब है क्रियाकलाप 2.2। अच्छा इससे पहले पूरा पढ़ लेते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षार माध्यम में भिन्न हो जाती है। तो बच्चों कुछ सूचक गंधीय सूचक भी होते हैं। गंधीय सूचक का मतलब क्या होता है?
मतलब होता है कि उनकी गंध परिवर्तन होती है। जैसे पहले हमने देखा ना, रंग बदल रहा था लिटमस पत्र का, फिनोफ्थलीन का और मेथिल ऑरेंज का। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी गंध चेंज हो जाती है अम्ल और क्षार के संपर्क में आने से, तो उनको क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी सूचक, यानी कि गंधीय सूचक। अब इनके उदाहरण भी हैं, इसमें देखिए क्रियाकलाप 2.2। बारीक कटी हुई प्याज, स्वच्छ कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक के थैले में लीजिए, थैले को कसकर बांध दीजिए और पूरी रात फ्रिज में रहने दीजिए। अब इस कपड़े के टुकड़े का प्रयोग अम्ल और क्षार की जांच के लिए किया जा सकता है। यानी प्याज के साथ हमने कपड़े के टुकड़े को बांध दिया, अब उसमें से 2 टुकड़े लिए और गंध की जांच की। इसे स्वच्छ सतह पर रखकर उनमें से एक टुकड़े पर तो हमने HCl डाल दिया, तनु HCl यानी कि अम्ल डाल दिया, और कुछ बूंदे दूसरे टुकड़े पर तनु NaOH यानी कि क्षार, इसकी बूंदें डाल दी। फिर इसकी गंध जांच की तो अम्ल और क्षार के साथ कटी हुई प्याज के टुकड़े की जो कपड़ा हमने उसके साथ रखा था, गंध परिवर्तित हो जाती है। अपने प्रेक्षणों को लिखिए। अब थोड़ा तनु वनीला, लौंग का तेल लीजिए और इनकी गंधों की जांच कीजिए। तो बच्चों, ये तनु वनीला एसेंस या लौंग का तेल या कटी हुई प्याज, ये सब क्या होते हैं? ऑल्फैक्टरी सूचक होते हैं, गंधीय सूचक इनका नाम होता है। एक परख नली में तनु HCl विलयन और दूसरी में तनु NaOH का विलयन लीजिए। दोनों में तनु वनीला एसेंस की कुछ बूंदें डालकर उसे हिलाइए। उसकी गंध की पुनः जांच कीजिए। यदि गंध में कोई बदलाव है तो उसे दर्ज कीजिए। इसी प्रकार तनु HCl और तनु NaOH के साथ लौंग के तेल की गंध में आए परिवर्तन की जांच कीजिए और अपने प्रेक्षण को दर्ज कीजिए। आपके प्रेक्षण के आधार पर वनीला, प्याज और लौंग के तेल में किसे गंधीय सूचक की तरह उपयोग किया जा सकता है? तो बच्चों, ये तीनों जो नाम है, ये तीनों नाम क्या है? गंधीय सूचक के नाम है। अगर प्रश्न आता है कि गंधीय सूचक के नाम लिखिए तो आप वनीला, प्याज और लौंग के तेल का नाम लिखेंगे। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों को समझने के लिए आइए कुछ और क्रियाकलाप करते हैं। 2.1.2 अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं? तो बच्चों, ये तो हमने देख लिया कि अम्ल और क्षार की पहचान कैसे करते हैं। कुछ सूचक होते हैं प्राकृतिक और कुछ सूचक होते हैं सिंथेटिक। इन दोनों सूचकों से हम पहचान कर लेते हैं कि हमारे पास जो पदार्थ है वह अम्ल है या क्षार है। अब हम अम्लों की और क्षारकों की धातु के साथ क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रियाकलाप 2.3, चित्र 2.1 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित कीजिए। ये चित्र है बच्चों, इसको ध्यान से देख लीजिए आप। 2.1 चित्र है, दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया एवं ज्वलन द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच। तो जो इस चित्र के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, पार्ट 1 में जो हाइड्रोजन गैस को बनाने की विधि थी उसमें भी ये चित्र था। इसमें क्या करना है बच्चों? ये परख नली लेनी है। इस परख नली में हमें दानेदार जिंक के टुकड़े डालने हैं। ये रहे दानेदार जिंक के टुकड़े। अब इसमें ऊपर से हमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु मतलब बच्चों पतला, पतला सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है नमक का तेजाब जिसे आप बोलते हो HCl, वह तेजाब होता है, वो थोड़ा पतला तेजाब, उसकी कुछ बूंदें डालनी है। किस पर? जिंक यानी जस्ते पर। अब क्या होगा, जब इनकी क्रिया होगी आपस में तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, उसके बुलबुले बनेंगे। मतलब हमें नहीं पता हाइड्रोजन गैस है, लेकिन कुछ बुलबुले उठेंगे। अब वो बुलबुले उठेंगे तो ये निकास नली या प्रवाह नली जो होती है, इस प्रवाह नली से ये बुलबुले हम साबुन के विलयन से भरा एक टब रख देंगे, उसमें ये प्रवाह नली डालेंगे और ये जो बुलबुले आपको दिख रहे हैं, इन बुलबुलों के जो आगे हम मोमबत्ती जलती हुई ले जाएंगे तो यह बुलबुले फट-फट की आवाज के साथ, फट-फट की ध्वनि के साथ इस बुलबुलों का दहन होगा। तो यह हाइड्रोजन गैस है, इससे प्रमाणित होता है। और यह क्या है? साबुन का विलयन। तो बच्चों, ये पूरा जो 2.1 चित्र है, इसी की ही क्रियाविधि इसमें बताई गई है कि एक परख नली में लगभग 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए, इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डालिए। दानेदार जिंक के टुकड़ों की सतह पर आप क्या देखते हैं? उत्सर्जित गैस को साबुन के विलयन से प्रवाहित कीजिए। साबुन के विलयन में बुलबुले क्यों बनते हैं? जलती हुई मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुले के पास ले जाइए।
आप क्या प्रेक्षण करते हैं? कुछ अन्य अम्ल जैसे HCl, HNO3 और CH3COOH के साथ यह क्रियाकलाप दोहराइए। तो बच्चों यह था प्रयोग 2.1। अब ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रिया में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करती है और एक यौगिक बनता है जिसे लवण कहते हैं। तो बच्चों कुल मिला के यह अभिक्रिया तैयार होती है, अम्ल प्लस धातु बनता है लवण और हाइड्रोजन गैस। तो बच्चों यह जो अभिक्रिया होती है, यह अभिक्रिया कहलाती है अम्लों की धातुओं से क्रिया। अम्ल की धातु के साथ जो क्रिया होती है, लवण और हाइड्रोजन गैस उसमें से बनती है। अब आपने जिन अभिक्रियाओं का प्रेक्षण किया है, क्या आप उनका समीकरण लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों, और पिछले पाठ में था भी इसका समीकरण। अब है क्रियाकलाप 2.4। एक परख नली में जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े रखिए, उनमें 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल मिलाकर उसे गर्म कीजिए। तत्पश्चात क्रियाकलाप 2.3 के अनुसार क्रियाओं को दोहराइए और अपने प्रेक्षण को लिखिए। बच्चों इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। ये जो अभिक्रिया है, पहले हमने अम्ल से धातु की अभिक्रिया करी, इसमें बच्चों हमने क्षार से धातु की अभिक्रिया करी। तो क्षार क्या है? क्षार है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं। इसकी अभिक्रिया हमने जिंक के टुकड़ों, वही जैसे पहले हमने जिंक लिए, इसमें भी जिंक के टुकड़ों को हमने क्षार में डाल दिया, तो क्या बना? सोडियम जिंकेट। बच्चों ये नाम याद रखना, आपके पास क्वेश्चन आएगा कि सोडियम जिंकेट कब बनता है, उसकी अभिक्रिया लिखिए। तो उसकी अभिक्रिया ये वाली होगी। अब आप देखेंगे कि अभिक्रिया में पुनः हाइड्रोजन बनता है। फिर से देखिए ये हाइड्रोजन बन गया ना, किंतु ऐसी अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। हाँ तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक। अब अगले वीडियो में यहाँ से आगे पढ़ेंगे। तो अब तक जितना पढ़ाया बच्चों एक बार आप दोबारा देख लेना अपनी बुक में। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।